नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो अब अरविंद केजरीवाल जजों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, उनकी निष्ठा को कटघरे में खड़ा करेंगे और गांधी जी का नाम लेकर ये कहेंगे कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना तो खुद मौजूद रहूंगा, उपस्थित होऊंगा, पेश होऊंगा और ना मेरा वकील पेश होएगा। क्या है ये सब? डर गए हैं, खौफ से कांप रहे हैं, अदालत में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रह गई है, या जो उनका तौर तरीका रहा है आंदोलन के दौरान भी, आंदोलन के बाद सरकार बनने के बाद भी जाकर के जनपथ पर रेलवे भवन के पास रात में रजाई लेकर के धरने पर बैठ गए थे, सो गए थे वहां जाकर के 26 जनवरी के फंक्शन से एक दिन पहले। ये जो अराजकता है, ये कहाँ लेकर के जाएगी इनको? और क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जनता जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखती है, वो इस तरह के पाखंड, इस तरह की ड्रामेबाजी में भरोसा नहीं करती है। मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल का ये नया चौंचला है या अराजकता की पराकाष्ठा? सर, ना तो ये नया चौंचला है और वहाँ ये अराजकता तो ये शुरू से कर रहे हैं, डे वन से कर रहे हैं। अभी उसी की ओर और आगे बढ़ रहे हैं और अब ये धीरे धीरे बिल्कुल जो है राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ने के रेस में जुड़ गए हैं। और अगर मैं इनको एक सेंटेंस में अगर मैं इनको डिस्क्राइब करूं, जो इनकी राजनीति है पिछले 15 सालों की, ये जितने इस तरह के नेता जो विदेशी शक्तियों के सहारे पे क्रांति की कोख से जो जो उपजे हैं, तो ये कुछ समय बाद फिर ये भ्रांति के सुरंग में खो जाते हैं। तो अब ये क्रांति की कोख से उपजे, इन्होंने और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार पूरा कार्यकाल पूरा किया और इनके अरमान जाग गए। इन्होंने गुजरात में चुनाव लड़ा, इन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा, इन्होंने महाराष्ट्र में यूनिट बनाई, हरियाणा में बनाई, पंजाब में सरकार ही बना ली। आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि एक राज्य की क्षेत्रीय पार्टी ने दूसरे राज्य में सत्ता हासिल की। ये सफलता आज तक भारत में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को नहीं मिली। एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में कभी सत्ता में थी, उसको एक बार के लिए पौंडीचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे उसने सरकार बनाई थी। लेकिन पौंडीचेरी की असेंबली में मात्र 30 विधायक हैं, जबकि पंजाब की विधानसभा में 119 विधायक हैं। तो और वो एक बॉर्डर स्टेट है, फुल फ्लेज स्टेट है, और भारत की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। बाकी समाजवादी पार्टी ने भी तमाम राज्यों में कोशिश की, बहुजन समाज पार्टी ने भी की, राष्ट्रीय जनता दल ने भी की। झारखंड में उसके विधायक को जीत गए, लेकिन कभी वो सत्ता के निकट नहीं आई। और जो वर्तमान सरकार है झारखंड में कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसमें वो सत्ता में हिस्सेदार है, बस इतनी है। तो अरविंद केजरीवाल अब जो कर रहे हैं, वो पूरे पूरे विश्व में, आप अगर जो एक किताब कही जाती है 118 मेथड्स ऑफ टॉपलिंग एन गवर्नमेंट, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। पहला जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करो, भारतीय जनता पार्टी की साख को पे अटैक करो। जब वो नहीं काम आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की साख पे अटैक करो, उनकी साख को गिराओ, उनकी छवि को गिराओ। आप देख रहे हैं पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने के ऊपर राहुल गांधी ने लगातार निजी हमले किए हैं। कल ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में कहा है कि इस जादूगर के पास अब जो है कलाबाजी के ट्रिक का भंडार समाप्त हो चुका है। द द मैजिशियन हैज लॉस्ट द ट्रिक्स, ये सब उन्होंने कहा है। तो राहुल गांधी का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, भारतीय राष्ट्र राज्य, इसके जुड़ी संस्थाएं, उन सबकी साख को कम करो, जनता के मन में इनके प्रति अविश्वास जगाओ। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे हमला किया। आपको याद होगा पिछले वर्ष नवंबर में कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की थी। वहां क्या क्या कहा था चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों के बारे में, ज्ञानेश कुमार के बारे में। बंगाल के चुनाव में तो गाली भी दी जा रही है, उनके नाम लेकर के मीम बनाए जा रहे हैं।
तो उसी राह पे अब अरविंद केजरीवाल चल चुके हैं। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये एक बार रेल भवन के सामने आकर के रजाई लेके जाड़े में लेट गए थे। ये भी इन्होंने किया था। यही सब तरीके होते हैं सरकार के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता फैलाने के। और ये सब बड़े टाइम टेस्टेड तरीके हैं। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिकन देशों में और अफ्रीका में ये सब हो चुका है। तो वही जो प्लेबुक है, उसी को अरविंद केजरीवाल लेके चल रहे हैं। और अब वो सीधे-सीधे दिल्ली हाई कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। यानी लोगों का भारत की जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशरी है, उसमें ही विश्वास समाप्त हो जाए। और आप देखिए, इसकी हिम्मत देखिए और जरा बेशर्मी की हद देखिए। शराब घोटाले में फंसा हुआ व्यक्ति है और ये तर्क ये दे रहा है कि साहब जो है सुप्रीम, जब मुझको लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, तो हाई कोर्ट होती कौन है? क्या भारत के कानून में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को लोअर कोर्ट के निर्णय को क्या हायर कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार नहीं है? और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के जमाने में कोल स्कैम हुआ था, 2G स्कैम हुआ था। 2G स्कैम में जितने भी जो स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। और कोल स्कैम में जितने कोल ब्लॉक अलॉट किए गए थे, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए थे। बाद में वही सारे आरोपी लोअर कोर्ट से छूट गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला गलत किया था? क्या आप सुप्रीम कोर्ट की निष्ठा पे सवाल उठाएंगे? क्या क्या आप ये कहेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किसी जो है क्या वो जजेस कॉम्प्रोमाइज थे? क्या उन्होंने किसी अन्य प्रभाव, अन्य दबाव में आकर के ऐसा फैसला किया? तो अरविंद केजरीवाल जो है बहुत ही खतरनाक जो है ये परंपरा डाल रहे हैं। इट्स ए वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट इन इंडियन लीगल हिस्ट्री। और चूंकि और उनको ये याद रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको बेल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर ही उनको उनको न्यू दिल्ली एरिया में टाइप 8 का बंगला दिया गया है। अभी अभी 1 हफ्ता हुआ है इसको, आपको याद होगा। तो अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, बीजेपी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, सरकार को बदनाम करने की जितनी भी ट्रिक्स थी, जितने भी तरीके थे, वो सब आजमा चुके हैं। और अभी उनको उसमें अपेक्षित सफलता मिलना तो दूर है, उनकी दिल्ली की सरकार चली गई, और दिल्ली का चुनाव वो स्वयं हार गए। और अब उनके राज्यसभा में जो 7 एमपी थे, वो भी पार्टी छोड़ गए, सबने पार्टी ज्वाइन कर ली। और राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उनके विलय को मान्यता दे दी है, और वो आज से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य माने जाएंगे। तो अब अगर ये कोई अगर आम आदमी पार्टी इन 7 सदस्यों के खिलाफ कोई अगर डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन मूव करती है राज्यसभा के सामने, वो मान्य नहीं होगी। क्योंकि अब तो वो लोग मेंबर बीजेपी के रूप में उनको मान्यता मिल चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल के पास राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए, रेलेवेंट बने रहने के लिए अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। और दूसरा और दिल्ली में राज्यसभा के 7 मेंबर खोलने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ा खतरा है उनकी पंजाब की सरकार की स्थिरता का। जो संदीप पाठक जो राज्यसभा का मेंबर छोड़ के गया है पार्टी, उसने पंजाब के चुनाव की सारी कमान उसी के हाथ में थी। उसी के कहने पर टिकट दिए गए हैं। तो पंजाब की सरकार भी अस्थिर हो सकती है। आपने कल भगवंत सिंह मान का जो है का बयान देखा होगा, और कि वो क्या-क्या उसने बयान दिए हैं सरकार को बचाने के लिए। और इस समय 119 विधानसभा के में आम आदमी पार्टी के 93 मेंबर हैं, और वहां पे बहुमत के लिए 60 एमएलए चाहिए होते हैं। तो अगर और ये दावा किया गया है असंतोष गुट की ओर से कि 63 एमएलए से उनके संपर्क है, और करीब 20 विधायक ऐसे हैं जो रीचेबल नहीं है, उनका मोबाइल फोन बंद है। तो अगर 35 विधायक भी अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावत कर देते हैं, या वो ये मांग करते हैं कि सदन में अब आम आदमी पार्टी का बहुमत नहीं रह गया है, कृपया सदन अब आप विधानसभा का सत्र आहूत कीजिए और अपना बहुमत साबित कीजिए। तो पंजाब में क्राइसिस ओवरड्यू है। अब किसी भी दिन हो सकता है ये।
तो ये सब जो अरविंद केजरीवाल की पेशबंदी है, ये उसी लिए हो रही है। और स्वर्णकांता भारद्वाज की इस बात के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, उनकी इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कोर्ट के अंदर अपमानजनक व्यवहार किया, कंटेम्प्चुअस बिहेवियर किया, इट वाज़ अ क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपनी बात कहने का अवसर दिया और इसने सीधे-सीधे हाई कोर्ट के जज के ऊपर उनकी निष्ठा पर, उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए। ऐसा आज तक किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में ये देखने में नहीं आया कि जो व्यक्ति अक्यूज़्ड है, वही जो है जज की निष्ठा के ऊपर, चरित्र के ऊपर सवाल उठा रहा है। और ये भी मैं उनके साहस की प्रशंसा करूँगा जज साहिबा के, कि उन्होंने कहा कि मैं इससे अपने को रिक्यूज़ नहीं करूँगी। मैं इस फैसले से अलग नहीं हूँ, मैं इस मुकदमे से अपने को अलग नहीं करूँगी, मैं ही इस केस की सुनवाई करूँगी और एंड लेट अरविंद केजरीवाल से व्हाटएवर ही वांट्स टू से, लेकिन जो न्याय का काम है, जो न्यायिक दायित्व मुझे दिया गया है, वो मुझे वो पूरा करेगी वो। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का जो लेटेस्ट ऑफेंसिव है, इनकी स्ट्रैटेजी ही यही है। जो लोग ये जितने जो डीप स्टेट के इशारे पे चलने वाले नेता हैं, चाहे आप राहुल गांधी को देखिए, ये हमेशा सरकार से के ऊपर ऐसा माहौल बनाते हैं, सरकार को टकराव करने पर मजबूर करना चाहते हैं। जैसे 2021 में जब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अ अ, किसानों के नाम पे जो जिहाद हो रहा था, लगातार कोशिश ये की गई कि दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। जिस तरीके से जनवरी 2021 में दिल्ली के लाल किले पे हमला किया गया, पुलिस वालों पे हमला किया गया, उनमें बहुत से लोगों को चोट आई और लाल किले से तिरंगा झंडा हटा करके वहाँ पे खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो तो टकराव के लिए मजबूर कर रहे थे, वो चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए, ताकि उनका जो है आंदोलन आगे बढ़े, देश में हिंसा फैले, अराजकता फैले, अस्थिरता फैले और देश की बदनामी हो और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भारत में हस्तक्षेप करने का अवसर मिले। वही काम केजरीवाल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और देखिए, और इन्होंने इन्होंने जो बयानबाजी की है, मैं ज़रा उसके कुछ अंश जी, आपको जी, पढ़ जी, कर जी। के सुनाता हूँ। इन्होंने कहा, हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इन्होंने कहा, मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसकी वजह है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बेटे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा है। इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है। इनकी अंतरात्मा तब कहाँ सो गई थी जब ये 5.5 महीने तिहाड़ में रहे और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। तब इनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागी थी, वीरेंद्र जी? अब आप देखिए, जो व्यक्ति हजारों करोड़ के शराब घोटाले का अभियुक्त है, वो व्यक्ति महात्मा गांधी का नाम ले रहा है। वो व्यक्ति महात्मा गांधी को इन्वोक कर रहा है। ये होती है बेशर्मी, ये होती है मोटी खाल के नेता होते हैं ऐसे। ये देख अब आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी बातें कहने का साहस कहाँ से मिलता है? इसको ये कहने की स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? क्योंकि इसको मालूम है कि जो देश का वामपंथी जिहादी इकोसिस्टम है, वो उसके साथ खड़ा होगा। अब जैसे आप देखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बंगाल में खुला आह्वान किया, खेला होबे। खेला होबे माने हिंसा होगी। एक मुख्यमंत्री संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वो अपने विरोधी को कह रहा है कि हम हिंसा में तुमको झुलसा के बर्बाद कर देंगे। और पूरे दिल्ली में किसी भी एक भी सेकुलर जिहादी टीवी चैनल ने या ये जो तमाम अंग्रेजी हिंदी अखबार हैं, कभी आपने एक लाइन पढ़ी? कभी नहीं पढ़े होंगे आप। आज भी ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं खेला होबे। जब उनको मालूम हो गया है कि अब सरकार उनकी जा रही है, 90 लाख से अधिक वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं, एक भी व्यक्ति को फर्जी वोटिंग करने का अवसर नहीं मिला, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथ में घुसने का मौका नहीं मिला, बंगाल पुलिस को पोलिंग बूथ में घुसने नहीं दिया गया,
पिछले 50 सालों में पहली बार बंगाल में ऐसा चुनाव हुआ है कि पहले फेज की पोलिंग में हिंसा हुई, लेकिन एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई। पीसफुल चुनाव हुआ है। उसके 62 पोलिंग बूथ पे वहां रीपोल होने जा रहा है। इसके बावजूद ममता बनर्जी अब कह रही खेला होबे। तो ममता बनर्जी को ताकत कहाँ से मिलती है कि वो लोकतंत्र की मर्यादा की, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है और हिंसा की धमकी दे रही है। कभी सुना है आपने कि कभी जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री ने किसी राज्य में कहा हो कि हम हिंसा करेंगे अपने विरोधियों के खिलाफ? अरे ऐसा तो कॉल कभी समाजवादी पार्टी ने यूपी में नहीं दिया, बल्कि वो तो हमेशा बचाव की मुद्रा में रहना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार हमला होता है कि समाजवादी पार्टी माने जंगल राज। और ममता बनर्जी तो जंगल राज को अपने सर के ऊपर सोने के ताज के रूप में पहन रही है, कह रही है कि हिंसा होगी, खेला होवे। तो ये ताकत कहाँ से मिलती है ममता बनर्जी को? वही हमें देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ये ताकत कहाँ से मिलती है उनको? ये चीज देखना है और हमें ये बात याद रखनी चाहिए। पिछले 12 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार-बार कहा है कांग्रेस का इकोसिस्टम। ये जो पंचमक्कार हैं, मुल्ला, मार्क्सिस्ट, मिशनरी और मैकाले और मीडिया, यही है इकोसिस्टम जो इनको ताकत देता है ये। इनको मालूम है कि हमारे पक्ष में अगर मैं कॉल दूँगा तो जंतर-मंतर पे दिल्ली के 5,000 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएँगे और मुझको बढ़िया मीडिया कवरेज भी मिलेगा। जबकि दिल्ली में मीडिया ने अरविंद केजरीवाल के ये जो नाटक हैं, ये जो एंटिक्स हैं, उसको उसने इग्नोर किया है और मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका उसने बहुत बढ़िया अपनाया था। दिल्ली के सारे टीवी चैनल्स को वो बड़ा भारी उसको विज्ञापन मिलता था और अब ये काम वो पंजाब सरकार के माध्यम से कर रहा है। तो उसके ऊपर कल ही जो दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जो आरोप लगाए हैं कि पहले उनका जो है दिल्ली में उनका जो है शीश महल था और वो चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं रहे और शीश महल में रहने का उनको शुभ अवसर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने जाके पंजाब में शीश महल बना लिया। एक अरविंद केजरीवाल का है, एक मनीष सिसोदिया का है, एक संजय सिंह का है और एक वो भारद्वाज का है। आप बताइए, ये व्यक्ति जो जो कहता था कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हम जो है सरकारी गाड़ी में नहीं चलेंगे, वो 2-2 राज्यों में जनता के पैसे को अपनी संपत्ति के रूप में भोग रहा है, अय्याशी कर रहा है। और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अब ये अय्याश आदमी पार्टी हो गई है ये। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है ना सही कि ये हो क्या रहा है ये। और मैं तो केवल एक ही बात बार-बार कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का राष्ट्र विरोधी स्टैंड लेने की ताकत मिलती कहाँ से है? मैं एक और ये सवाल काम वो और आज से नहीं कर रहा है, मैं 15 एक साल हो सवाल गए और हैं। मैं एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूँ। मैं इनका जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का पूरा जीवन काल देख रहा था। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कॉलेज में बेस्ट ऑल राउंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी 1991 में, एलएलएम 2004 में, पीएचडी 2025 में किए। जुडिशियल कैरियर की बात करें तो 24 साल की उम्र में मजिस्ट्रेट बन गई थी। 35वें जन्मदिन पर सेशन जज बनी। 30 साल का अनुभव है, 30 से ज्यादा साल का अनुभव है। दिल्ली की जिला अदालतों में कई पदों पर रही हैं। 28 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त हो गई। ये फैमिली कोर्ट में काम कर चुकी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में रही हैं। ये महिला कोर्ट में रही हैं, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए विशेष अदालत में रही हैं, स्पेशल जज सीबीआई रही हैं। एक इतनी सक्षम जज के ऊपर आप इस तरह की कीचड़ उछाल रहे हैं कि साहब उनके बेटे केंद्र सरकार के वकील हैं और उनको जो है बहुत सारे केस मिले हैं और चूंकि ये एक ऐसे संगठन के कार्यक्रमों में जाती रही हैं, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिलेगा और इसलिए मैं बायकॉट कर रहा हूं अदालत का। इनके खिलाफ ये क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को
और कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या बार काउंसिल को इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये जब जब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता भारद्वाज के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए थे, उन सबका उन्होंने जवाब दिया था, इससे बहस की थी और और इनके सारे तर्कों को उन्होंने खारिज किया था। तो अब केवल जो है इसके पास केवल एक ही तरीका बचा रह गया है कि ये अ, दि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के ऊपर निजी आक्षेप लगा करके अपने मुकदमे को टलवा दे, और कोई तरीका नहीं बचा इसके सामने। और इसको ये भरोसा है कि मैंने हर बार जब भी मैंने ड्रामा किया है, जब भी मैंने कोई नौटंकी की है, तो मेरे पक्ष पे जनमत इकट्ठा हो गया है। इस बार भी इसको यही भरोसा है कि अगर ये कुछ होगा कि और अगर एक्स पार्टी फैसला आ गया, तो फिर से इसको जो है विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा। इसको ये भरोसा है कि ये जो है इस क्राइसिस से केवल ये नाटक और नौटंकी करके ही उबर सकता है, और कोई रास्ता इसके पास बचा नहीं है। तो ये सब, और ये यही करेगा, आप जान लीजिए। ये 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 सुधरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ये पूरा भरोसा है, अगर इसके खिलाफ ये मुकदमा चलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर एक्स पार्टी फैसला आएगा, तो भी उसको विक्टिम कार्ड खेलने का प्ले करने का मौका मिलेगा। और इस समय भी जो वो कर रहा है, वो विक्टिम कार्ड ही तो है। सीधे सीधे आप एक जज की इंटेग्रिटी के ऊपर, निष्ठा के ऊपर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब अगर अगर उनके पुत्र अगर जो है अगर अगर वो वकील हैं, फिर तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में किसी भी मुकदमे को सुनने के लिए योग्य नहीं रह गई फिर तो। नहीं नहीं, ये सीधे सीधे अवमानना का केस बनता है। आप हाई कोर्ट की एक जज के ऊपर इस तरह के मानहानि पूर्वक अवमानना के मामले बनाते हुए उन पर गंभीर आक्षेप कर रहे हैं। इस मामले में तो स्वतः संज्ञान होना चाहिए था और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे इनसे जुड़ी हुई खबर पर ही आते हैं। जैसा आपने भी कहा अपने रिमार्क्स में, आज सभापति राधा कृष्णन ने इनके 7 एमपीज को भारतीय जनता पार्टी का एमपी मान लिया, उस पर मोहर लगा दी। अब बीजेपी के एमपी की संख्या बढ़कर के 113 हो गई है। 13 हो गई है। और ये मामला यहां थमता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। पंजाब में भी इनकी सरकार पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह की खबरें वहां से आ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि फरवरी 2022 का इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले पंजाब सरकार भी जा सकती है। 27 का अगले वर्ष चुनाव है पंजाब में। जी हाँ। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, 5 राज्यों में अगले वर्ष चुनाव है विधानसभा का। तो और ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति हमेशा रही है कि पहले एक हेट ऑब्जेक्ट को खोजो और लगातार उसके ऊपर हमला करते रहो, और ताकि और अपनी सारी कमियां छुपाते रहो। याद करिए 2014 में ये वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पहुंचे थे, और तब ये बोलते थे कि बस जो है मुलायम सिंह को हरा दो, सोनिया गांधी को हरा दो, मोदी को हरा दो, और देश में करप्शन दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इन्होंने नाटक ये भी किया था, इन्होंने दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर भी लिखवाई थी। जबकि किसी एक राज्य की सरकार को जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, किसी के भी खिलाफ जो है कोई मामला ऐसा दर्ज करने का उसको अधिकार ही नहीं है, और वो मामला स्टैंड नहीं किया। तो ये सब इसी तरह की जो एंटिक्स हैं, इसी तरह की जो जो नाटक नौटंकी है, जनता में वो हमेशा चर्चा में बनाए रखती है इसको। यही ये चाहता है बस ये। और मुझको ये लग रहा है कि इसी के जरिए ये जो ड्रामा इसने किया है, और ऐसा नहीं है कि इनके 7 राज्यसभा मेंबर इनसे नाराज हैं, इनसे अलग हो सकते हैं। इसकी भनक अरविंद केजरीवाल को कई महीने पहले ना रही हो। अब भाई आखिरकार इन्होंने जो है राघव चड्ढा को पद से हटाया था ना, तो कोई आधार तो रहा होगा उसका। तो इसलिए ये सब इनको ये सारी पेचबंदी अब इसलिए हो रही है कि दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बने रहो,
और दिल्ली और अपने आप की पोजीशनिंग ऐसे करो कि आप दिल्ली में अकेली पार्टी आप हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते रहो कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। और इस समय सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 7 एमपी राज्यसभा के आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसको लेकर के कांग्रेस ज्यादा नहीं बोल रही है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अगर अगर पंजाब में कमजोर होगी तो उसका सीधा लाभ तो कांग्रेस को होने वाला है। क्योंकि पंजाब में तो जो है अभी भी ये माना जाता है कि 27 में मुख्य लड़ाई जो जो मुख्य कंटेस्टेंट होंगे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस होगी। वहां बीजेपी तो बहुत कमजोर है, तो कांग्रेस जो है इस मुद्दे में ज्यादा नहीं बोल रही है। वीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जी और जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, रिमार्क्स देने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।